हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने हुमायूं तक सारा देख लिया था। हुमायूं के काल की जितनी भी घटनाएं, युद्ध वगैरह जो कुछ था, बहुत डिटेल में देखा था। हेमू के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, क्या था कैसे था। बाकी का बचा हुआ हेमू का पोर्शन यहाँ आ जाएगा, जो युद्ध हुआ था। तो हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर गद्दी पे बैठेगा। 1556 से लेके 1605 तक ये शासन करता है। दैट मीन्स अगर देखो आप तो 50 ईयर्स, 56 को मिला दो अगर आप, तो 50 ईयर्स तक इसने शासन किया। बहुत महान शासक था। हमारी हिस्ट्री में गिने चुने शासक, टोटल 3 शासक हैं हमारी नहीं पूरी दुनिया भर की, जिसको महान बोला जाता है। एक सिकंदर को महान बोला जाता है, सिकंदर महान। एक अकबर महान और एक अशोक महान। तो ये उन महान शासकों की लिस्ट में आता है। इतने इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो एकदम प्रगतिशील काम थे। ना केवल उस समय के, आगे के समय में भी वो जारी है, आज भी उनसे प्रेरणा ली जाती है। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ इसका? 1542 में, जो मैंने बोला हुमायूं ने भाग के शरण कहाँ ली थी, अमरकोट में। तो उसी अमरकोट में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। संरक्षक कौन थे? मुनीम खां। दूसरे संरक्षक थे बैरम खां, जो इनके सेनापति बनेंगे। बैराम नहीं है, बैरम खां, बैरम खां। राज्याभिषेक अकबर का कहाँ हुआ? हरियाणा में, कलानौर में। यहां से क्वेश्चन बनता है, जो चीज मैं अंडरलाइन करता जाऊं वो ध्यान रख लिया करो। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। प्रथम युद्ध तो आपको पता ही है। किस किस के बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। इनका सेनापति कौन है? बैरम खां। और यहां पे अकबर ने क्या किया? गाजी की उपाधि धारण की। ठीक। 1560। अब ये उपाधि इसका दिमाग नहीं, अकबर केवल 13 साल का है, 13 या 14 साल का है। ठीक है। और ये उपाधि क्या कर रहा है? गाजी की धारण कर रहा है। तो सारी चीजें संचालन कौन कर रहा है? बैरम खां। और जो भी थोड़े बहुत और लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे अकबर के पास खुद की ज्यादा बुद्धि है नहीं। राजा जो होता है, राजा के किसी वंशज को ही शासक बनाना है, इसलिए वो मजबूरी है कि इनका चेहरा सामने रखना। 1560 तक सभी शक्तियां किसके पास हैं? बैरम खां के पास। 1560 में बैरम खां का पतन हो जाता है, क्योंकि अब ये शासक बन गया। 4 साल से, अब बच्चा भी होगा तब भी 4 साल से जो शासन के शीर्ष पे है उसके पास अकल आ जाती है। तो उसके पास अपना दिमाग आया, तो उसने देखा कि कुछ चीजों में हेरफेर हो रही है। तो यहाँ पे वो क्या करे? इनकी शक्तियों को कट करेगा। अकबर ने बैरम खां के समक्ष 3 प्रस्ताव रख दिए। पहला बोला, मालवा और चंदेरी की आपको सूबेदारी चाहिए तो वो दे देंगे, सूबेदार बना देंगे। तो सूबेदार एक टाइप का क्या, स्वतंत्र शासक ही रहता था। स्वतंत्र शासक क्या कि अपने यहाँ पे वो जो उसका साम्राज्य रहता था, सूबा रहता था, उसमें वो केंद्र की नीतियां लागू अपने तरीके से कराएगा, राजस्व वसूलेगा, सेना रखेगा, हर चीज करे। बस केंद्र को उसको क्या, एक हिस्सा भेजना पड़ेगा, और सेना वगैरह जब मंगाई जाए तब हेल्प करने दे। तो वो बोला। बादशाह के आंतरिक मामलों का प्रमुख बोला कि आप बन जाइए, जो आंतरिक मामले होते हैं। और हज पे जाने के लिए बोला। हज कितना बड़ा चीज होती थी उस टाइम पे, कि देखो इनका मुकाबला हज से हो रहा है कि आप हज पे जा सकते हैं। फिर तलवाड़ा और तिलवाड़ा का एक युद्ध हुआ। बैरम खान ने थोड़ी सी बगावत की थी। यहाँ पे बैरम खान पराजित हुआ और हज पे चला। पाक पाटन नामक एक जगह है गुजरात में, पाटन बोलते हैं इस टाइम। यहाँ पे एक अफगान था, उसने बैरम खान की हत्या कर दी जब ये हज पे जा रहा था। तो हज पे जा रहा है, ये वही होता है आपके साथ, जैसे अभी कल की ही घटना बता रहे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, पूर्व आर्मी चीफ। ठीक है। पाक के पूर्व आर्मी चीफ कौन थे? जनरल कमर जावेद बाजवा। ये बैठे हुए थे फ्रांस में अपनी बीवी के साथ, मतलब घूम रहे होंगे, तो चर्च के सामने बैठ गए। अब वो तो बड़े लिबरल देश है, वहां पे बैठे एक अफगानी आया और जम के इनको गाली दी। बहुत खतरनाक खतरनाक बातें बोली कि यहाँ पे तुम हमको सिखाते हो जिहाद, खुद जाके चर्च से होके आ रहे हो, तुमने हमारे यहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिया, ऐसा वैसा। क्योंकि उन लोगों ने दूसरे उसमें जाके दूसरों के धार्मिक स्थलों में जाना भी थोड़ा बहुत वो होता है। ठीक है। तो अब देखो, जो व्यक्ति पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, वहां का आर्मी चीफ का ये है कि आज की डेट में कोई मीडिया बोल नहीं पा रहा कुछ। जो सुप्रीम कोर्ट है ऑर्डर देता रहता है, लागू नहीं होता है, तो उसने ऑर्डर देने बंद कर दिए। पुलिस वालों की तो कोई हिम्मत ही नहीं। एसपी वहां के एक छोटे से आर्मी के कमांडर को सलूट मारता है, एसपीडीएम जो है। तो यहाँ पे सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? आर्मी। आर्मी चीफ जो है इतना बड़ा देश चला रहा। अगर ओवरऑल देखो तो पाकिस्तान जो आपका है वो 5वें नंबर का, 6वें नंबर का पॉपुलेशन वाला देश है, इंडोनेशिया के बाद। ठीक है। इंडोनेशिया ब्राजील के बाद ये, उसके बाद इसी की पॉपुलेशन आती है। अब इसकी पॉपुलेशन आती है, तो इसको देश को चला रहे हैं, न्यूक्लियर पावर है। और वहां का एक जो
पुराना आर्मी चीफ है जो देश चला रहा था, उसकी मर्जी के बिना ना कोर्ट हिल रहा है ना कुछ हिल रहा है, इतने सारे लोग वो आ रहे हैं, वो वहां पे बैठा हुआ एक आम सा आदमी जाके गाली दे रहा था। सेम इनकी हालत हुई बैरम खां की, ये गए उनकी हत्या कर दी गई। इतने बड़े सेनापति थे, लेकिन जब आदमी रिटायर्ड होता है या वहां से हटता है तो फिर उसकी यही हालत होती है। इसलिए किसी को भूलना नहीं चाहिए कि कितने भी बड़े पद पे हो, आप गलत काम करोगे तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। पाटन के फकीरों ने क्या किया, फिर इनका अंतिम संस्कार कर दिया बैरम का। 1560 और 62 में पेटीकोट शासन बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि महिलाओं का, यहाँ पे महिलाओं का प्रभाव रहा है। जिन लोगों ने जोधा अकबर देखा होगा मूवी वगैरह, तो वहां उनको पता हो। ठीक है, अकबर पर हरम का प्रभाव था। हरम क्या होता था? हरम होता था, महिलाएं रहती थी यहाँ पे, इनकी बीवियां रहेंगी और भी रहेंगी, इसके बाद दासियां बंदियां जो भी होता है वहां पे सारी महिलाएं। यहाँ पे पुरुषों की जाने का मनाही थी। इसमें ज्यादातर किन्नर रहेंगे या फिर ये रहेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन थी महिलाएं? माहम अनगा, महामंगा नाम सुना होगा आप लोग, जीजी अनगा, आदम खां और मुनीम खां, ये महिलाएं थी हरम की, और इनके जो ये बताएं वही अकबर मानता था। ठीक है, फिर क्या करेगा, एक महिला जो आदम खां थी, 1562 में अकबर क्या करेगा, इनकी हत्या करवा देगा। इस समय से जो इनकी सबसे मेन महिला यहाँ पे थी महामंगा, माहम अनगा, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे इनकी मृत्यु होगी तो ये क्या, हरम के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। फिर कुछ सुधार करेगा, सुधार देख लीजिए आगे और भी सुधार आएंगे। युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक लगा देगा ये, प्लस दास प्रथा को प्रतिबंध कर देगा 1562 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी पूरी पूछी जाती। तीर्थ यात्रा कर 1563 में खत्म कर देगा। जजिया कर को 1564 में खत्म कर देगा। इसके बाद आगे चलोगे आप तो 1575 में इबादत खाना बनवाएगा। ठीक, इबादत खाना बनवाएगा। 1578 में इबादत खाना को अन्य धर्मों के लिए खोलेगा। 1579 में ये क्या करेगा, मगहर की घोषणा कर देगा। उसमें बोलेगा कि नहीं, अब सुल्तान ही सर्वोच्च है, कोई भी काजी या ये वो पंडित जो अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु हैं, इनकी बात नहीं मानी जाएगी। सुल्तान राज्य के लिए जो भी उपयुक्त समझेगा धर्म की व्याख्या उसी तरह से करेगा। सेम हम देखोगे कि संविधान में सब धर्मों को स्वतंत्रता तो दी गई, लेकिन फाइनली राज्य की सुरक्षा, एकता, अखंडता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इनको सब पे वरीयता दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे करेगा। फिर इसके कुछ अभियान देख लीजिए। मालवा, मालवा का अभियान चला है एमपी में। ये जो बाज बहादुर था ना, इसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। इसकी पत्नी खूबसूरत थी तो क्या हुआ, स्थानीय जो शासक होते हैं वो जलते हैं, वो भड़काएंगे अकबर, अकबर को भड़काएंगे तो अकबर फिर इन पे हमला करेगा। और हमला करेगा तो ये क्या करेगा, ये शरण में आ जाता है इनकी, अकबर की। ये जब शरण में आएगा तो रानी रूपमती क्या है, आत्महत्या कर लेती, क्योंकि इनको लगता है कि अब गुलाम बनेंगे। ठीक है, तो 1561 में बाज बहादुर अकबर के दरबार में आ जाएगा और रानी रूपमती क्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे। एक और है रानी दुर्गावती, का नाम सुना होगा, ये स्वयं में रानी रहती है। ठीक है, यहाँ पे तो बाज बहादुर है, ये स्वयं में खुद संभाल रही सारी चीजें। इनके बारे में एक दो बार ऐसा पूछा गया कि इनके काल पूछा गया। तो 1564 में ये युद्ध लड़ती हैं अकबर के साथ, गोंडवाना का। तो रानी दुर्गावती ने यहाँ पे क्या किया, मजबूती से मुगल सेना का सामना किया एवं अंत में लड़ती हुई मारी जाएगी। इनका पुत्र रहता है वीर नारायण, जो वहां का शासक था। तो संरक्षण मतलब छोटा पुत्र होता है, कम उम्र होती है, तो रानियां क्या होती है, रानियां मैन चलाती हैं शासक, और इनका नाम चलता है। 1567-68 में सारे अभियान है, देखो चित्तौड़ का। 1572-73 में गुजरात अभियान, ये इंपॉर्टेंट अभियान था। ठीक है, अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर तृतीय को पराजित किया। गुजरात अभियान की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया फतेहपुर सीकरी। इतिहासकार स्मिथ ने गुजरात अभियान को विश्व का सबसे तीव्र गति से चलने वाला अभियान बोला है। विंसेंट स्मिथ 1904 में इन्होंने पुस्तक लिखी है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इंडिया का अगर कोई सही से इतिहास का वर्णन किया है ना पूरे, तो यही बंदा है। नेपोलियन बोला है किसको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसी बंदे ने बोला है। ठीक, आगे आते हैं। तो इसने क्या बोला, सबसे द्रुत गति से किया गया अभियान है। सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी कर दिया इसके बाद इसने। कैम्बे जो खंबात की खाड़ी है गुजरात में, यहाँ पे अकबर ने पहली बार इसी अभियान में समुद्र देखा, ये क्वेश्चन आ जाता है। 1581 काबुल, अपने चचेरे भाई मिर्जा हकीम को, काबुल देखो इन लोगों की मोह माया छूटती नहीं थी, यहाँ आ तो गए लेकिन क्या करते थे, वापस जाते हैं, वहां की परिस्थितियां देखते थे। अफगानिस्तान हो गया,
जहाँ काबुल हो गया, खासतौर से मध्य एशिया, यहाँ की परिस्थितियों से प्रभावित होते थे, हमेशा चांस में रहते थे। तो वहां जाएंगे, अपने चचेरे भाई मिर्जा हकीम को पराजित करेंगे और बख्तू निसा को वहां का गवर्नर बनाएगा। 1586 में मानसिंह को वहां का गवर्नर नियुक्त करेगा। 1586 में ही ये कश्मीर अभियान भी चलाएगा। बीरबल यूसुफजाई कबीले से लड़ता हुआ, इसी अभियान में, कश्मीर अभियान में बीरबल जाएगा, यूसुफजाई कबीले से लड़ेगा और बीरबल की यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। फिर देखेंगे 1591 में सिंध, 1592 में उड़ीसा, 1595 में कंधार एवं बलूचिस्तान का अभियान और 1601 में खानदेश। 1605 तक इसका शासन रहेगा। ये मतलब यहाँ पे जाके अकबर अब धीमे धीमे प्रवृत्त होने लगा। सारे अभियान बता दिए। अभियान में टाइमिंग के साथ या तो मैचिंग पूछ लेते हैं या क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आगे चल के इसके एक एक नवरत्न का हम जिक्र करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, जिक्र नहीं करेंगे। सब नवरत्नों के बारे में 2 4 6 पॉइंट ऐसे जिसके बारे में जितने वो देंगे आपको कि कहाँ से आए, क्या है क्या नहीं, ठीक। अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की चाबियों से खोला था। मतलब यहाँ भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि असीरगढ़ का किला था, उसमें बहुत सारे बड़े पैमाने धन मिला और वहां पे भ्रष्टाचार पनपा, ठीक है। यह अकबर का अंतिम अभियान था, खानदेश का अभियान। तो असीरगढ़ का किला भी इसी उसमें है। अकबर के नवरत्न देख लेते हैं, कितने नवरत्न थे। सबसे पहले तो तानसेन संगीतज्ञ थे। वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन नाम किसने दिया था इनको? ग्वालियर के शासक ने, ठीक है। और कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी अकबर। तो शिक्षा इसकी क्या हुई, कहां पे हुई इनकी? ग्वालियर संगीत शिक्षा विद्यालय। पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। गुरु थे हरिदास जी। हरिदास जी आपके मथुरा वृंदावन में बहुत बड़े, ये जो भी राग गाते थे, दीपक राग गाएंगे तो दीपक जल जाता था, तो ये बहुत महान वो थे और ये इनके गुरु थे। दूसरे गुरु मोहम्मद गौस थे। इन्हीं से प्रभावित होकर एक क्या है, तानसेन इस्लाम अपना लेंगे। उपाधि इनकी कंठाभरण वाणी विलास थी। तानसेन ने ध्रुपद गायकी का विकास किया, नई राग एवं रागिनियां बनाई। कौन कौन से राग बनाए? मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग, दरबारी कांगड़ा, दरबारी कांगड़ा। इसके बाद तानसेन का मकबरा कहाँ पे? ग्वालियर। ग्वालियर में इनका अगर कोई जाए तो ग्वालियर का जो किला है उसका जो पिछला वाला गेट है, एक तो पिछले वाले गेट पे इनका मकबरा बना है, ठीक है। बीरबल, वास्तविक नाम क्या था इनका? महेश दास। उपाधि राजा की थी और 1583 में इनको न्याय विभाग का प्रमुख बनाया था। अबुल फजल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े लेखक हैं, ठीक है। शेख मुबारक इनके पिता थे। बड़ा भाई का नाम इनका फैजी था। ये भी बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे, ठीक है। फैजी जो थे, खास तौर से इनकी गजलें बहुत फेमस है। जन्म स्थान नागौर। पुस्तक इन्होंने कौन सी लिखी? अबुल फजल की बात हो रही है। अकबरनामा, आईने अकबरी भी इन्होंने लिखी। अकबरनामा 1 और 2 तो है ही है, ठीक है। तो आईने अकबरी मैन इनका पूछी जाती है, ये वाली। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या कर दी? अबुल फजल की। तो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते थे ये लेखक। तो रहते थे दरबारी, कवि रहते थे, लेकिन इनका बहुत इन्फ्लुएंस रहता था राजाओं पर। राजा को जो, तो ये इनके पक्ष में नहीं होंगे। और पुत्र हमेशा, मुगल काल में क्या हुआ, उत्तराधिकार की कोई नियम नहीं था कि बड़ा पुत्र बनेगा छोटा बनेगा। राजा क्या है कि राजा पुत्रों को छोड़ देता है, जो भी बहादुरी दिखाएगा। तो जितने भी शासक बने सब अपने भाइयों को मार के बने और बचपन से ही एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने लगते थे। और बाप के खिलाफ भी साजिश रचता था बेटा, विद्रोह करता था कई बार। तो जहांगीर क्या है, अपने बाप के जो मेन सिपह सालार है उसको मरवा रहा है, जबकि अकेला पुत्र है, बड़ी उससे पैदा हुआ था, बहुत दुआएं वगैरह। सलीम चिश्ती जो थे आपके फतेहपुर सीकरी में, उन्होंने जब इनको आशीर्वाद दिया तब पैदा हुआ, उन्हीं के नाम पे इसका नाम सलीम भी रखा। लेकिन देखो बाप के खिलाफ पहले ही वो रखने लगा, जबकि उसको पता है कि इसका कोई भाई नहीं है। फैजी, जन्म स्थान इसका क्या है? नागौर। उपाधि राजकवि की, जो मैंने बोला कि फैजी भी बहुत बड़े कवि थे। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया इन्होंने फैजी ने, जिसे क्या कहा जाता है? रज्मनामा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनुवादक इसके कौन कौन थे? नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो बदायूनी बोलता है शासक को प्रजा से, प्रजा को शासक से मुक्ति मिल गई, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। तो अब्दुल कादिर बदायूनी क्या है? रामायण का अनुवाद करेगा। इसने लीलावती का अनुवाद फारसी में किया। फिर अब्दुल रहीम खान खाना। ये खान खाना कौन है?
ये है बैरम खां के पुत्र। उपाधि इसकी खान खाना की थी, बैरम खां का पुत्र था, जहांगीर का ये गुरु भी था। तो अकबर के साथ है तो जहांगीर गुरु। यह हिंदी भाषा का कवि था। पुस्तक क्या थी इसकी? बैरवे नायिका का भेद। टोडरमल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैन जो था ना, राजस्व वगैरह भू राजस्व का और लेखा जोखा यही बंदा देखता था। उपाधि राजा की थी, पहले गुजरात का दीवान नियुक्त किया था, फिर केंद्र में मतलब दिल्ली में दीवान नियुक्त किया गया। भू राजस्व सुधार किए थे। इसने आईने दहसाला पद्धति को लागू किया था। जब आप देखोगे कि जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त जब लागू किया, उसके पहले 1 सल्ला 5 सल्ला, तो वहीं पे इनका जिक्र होता है कि उसके पहले इंडिया में क्या पद्धतियां चल रही थी। तो टोडरमल का जिक्र होता है कि इसने क्या किया था, आईने दहसाला 10 साल तक के लिए राजस्व फिक्स कर दिया जाता था। मानसिंह आमेर का शासक था। मानसिंह इनका सेनापति था मैन। तो ये भी आपका किस में शामिल था, आमेर का शासक भी था, प्लस ये मनसबदार था 7,000। बहुत बड़ा पद था इसका, ठीक है। मिर्जा अजीज कोका, फकीर अजी उद्दौन, ठीक है। तो टोटल 9 रत्न थे। ये आमिर का शासक था, इसी के बीच में इनका जिक्र हुआ है। फिर आपके कौन थे और 9 रत्न? मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। यह क्या था? कुक था, अकबर का शाही। आगे आ जाते हैं। अकबर की धार्मिक नीति। धार्मिक नीतियां उसने क्या क्या अपनाई हैं? एक तो उसने सुलह कुल की नीति को अपनाया। सुलह कुल क्या होता है कि राजपूत राजाओं के साथ या हिंदुओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध लगाए, एकदम जो होता है ना कि धर्म को बीच में नहीं आने दिया। युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक लगाई। 1562 में ये चीज बता चुके हैं। 1562 में ही दास प्रथा पर रोक लगाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 में इसने क्या किया? जजिया कर समाप्त किया। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, और ये केवल किसके लिए पहले बनाया? मुस्लिम विद्वानों के लिए। फिर इसने क्या किया? धर्म संसद की स्थापना कर दी 1578 में, मतलब इसको अन्य धर्म के धर्मगुरु जो होते हैं उनके लिए भी खोल दिया। हिंदू धर्म में कौन थे? देवी और पुरुषोत्तम जो पंडित आते थे। फिर पारसी में दस्तूर जी मेहर जी राणा, अकबर ने इन्हें दरबार में अग्नि जलाने की अनुमति दी, ठीक है, पारसी जो थे। जैन धर्म के जो थे वो बड़े फेमस है, हरिविजय सूरी और जिनचंद सूरी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं जैन धर्म के, ठीक है। फिर ईसाई एक्वा बीबा और मोन्सेरात, फादर मोन्सेरात का नाम भी ईसाई धर्म में बहुत फेमस है। ये सब लोग आके यहाँ पे क्या करते थे? धर्म संसद में आके अपने अपने धर्म की अच्छी बातें बुरी बातें उन पर बहस वगैरह ये सब होता था। जब डिबेट ज्यादा बढ़ने लगी, बहस बढ़ने लगी और एक दूसरे की बुराई होने लगी, तो अकबर समझ गया कि धर्म, सारे धर्मों का सार क्या है? एक ही है, अच्छी बातें हैं, लेकिन ये धर्म गुरु क्या है? अपने अपने हिसाब से व्याख्या करके एक दूसरे के बीच में विवाद बढ़ाते हैं। तो ये क्या करेगा? मजहर या महजर, ठीक है, इसकी घोषणा कर देगा। शेख मुबारक जो होते हैं वो इसका महजर का प्रारूप तैयार करते हैं। इसमें बोला जाएगा कि शासक ही सर्वोच्च है, कोई धर्मगुरु और धर्म सर्वोच्च नहीं, शासक उसका राज्य ही सर्वोच्च है। शासक अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या करेगा। एक प्रकार से धर्म से ऊपर भी अकबर ने खुद को रख दिया। आगे चल के एक नया धर्म, एक प्रकार का ये धर्म नहीं था, एक आचार संहिता थी। दीने इलाही क्या थी? आचार संहिता। उसमें बताएगा धन धर्म दौलत सम्मान, जिनमें से कोई भी व्यक्ति एक दे दे वो इस धर्म का मानने वाला हो जाता था। तो दीन इलाही या तौहीद इलाही, इसी क्योंकि इलाहाबाद में शुरू किया था तो इसी की वजह से इलाहाबाद का नाम क्या है? पहले प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद रखा। अकबर इसका प्रमुख था दीन इलाही का। प्रधान पुरोहित कौन थे? अबुल फजल, आईने अकबरी वाले। पवित्र दिन माना जाता था रविवार, जो दिन किसी भी धर्म वालों ने नहीं लिया वो इन्होंने ले लिया। सबसे पवित्र क्या है? प्रकाश माना जाता था। इसे मात्र 18 लोगों ने अपनाया, क्योंकि उसने जोर नहीं दिया था, नहीं तो शासन में सहने कहने के सब तो अपना ही लेते जो इसके साथ। बीरबल इकलौता हिंदू था जिसने अपनाया। यह एक आचार संहिता थी जो मैंने बोला। इसमें पैगंबर, पवित्र पुस्तक, पवित्र स्थान, विचारधारा का अभाव था। तो कोई इसकी पवित्र पुस्तक नहीं थी, इसने तो केवल अच्छी अच्छी बातें रख ली थी, सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातों का सार रख लिया था। इसमें क्या बोला गया था? ऐसे बोला था बेमेल विवाह मत करो, है ना, बहुत सारी चीजों का बोला था कि बड़ों का सम्मान करो। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार यह अकबर की मूर्खता का प्रतीक है। इसमें यह भी बोला था कि आपको अपना जो भोज देना होता है ना मृत्यु के बाद, वो जन्म इसी जन्म में ही देना पड़ेगा, खुद ही दे के जाओ।
फिर सलीम का विद्रोह। अब आ जाएंगे कौन, सलीम, जहांगीर की एंट्री होगी। ठीक, सलीम ने अकबर के खिलाफ 2 बार विद्रोह किया। सोचो, एक पुत्र है, उसी को आगे आके शासक बनना है, लेकिन पहले ही विद्रोह करने लगा। ये क्या होता था कि शासन में, मैं बताता हूँ, कोई राजा केंद्र में है, शासक है, वो क्या करे, उसका पुत्र जैसे ही बड़ा होगा उसको सूबेदार बना देगा किसी क्षेत्र से। अब इसके पास सेना भी है, पैसा भी है, नए संबंध भी है, सारी चीज। अब इसके अंदर जागता है कि जब हम इतने उसके इतने रसूख में रह रहे हैं तो यहाँ पे कब्जा कर लेंगे तो रसूख और नहीं बढ़ जाएगा। इस तरीके युद्ध होते। जहांगीर 1605 से 1627 तक, बचपन का नाम क्या था, सलीम उर्फ शेखू बाबा बोलते थे। माता हरखाबाई थी, पत्नी इनकी मानबाई थी। मानबाई कौन है, मानसिंह की बहन, आमेर का शासक जो मानसेन है, मानसिंह है ना। भारमल आमेर के राजा थे, भारमल पहले, इनकी पुत्री रहती है ये। ठीक, और मानसिंह इनका पुत्र है। इन इसी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था खुसरो। ठीक, अब इनके बारे में, ईमान बाई के बारे में भी बात हो रही कि यह साहे बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। जहांगीर की आदतों से परेशान होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। किसने, मानबाई ने। दूसरी पत्नी इनकी कौन थी, मानीबाई। ये जोधाबाई वो वाली नहीं है जो जोधा अकबर में आप देखते हो, इनका नाम जोधाबाई भी इनको भी बोलते थे, या मानीबाई। जगत गोसाई के रूप में ये प्रसिद्ध थी। इनका पुत्र था खुर्रम उर्फ शाहजहां। ठीक है, उनका पुत्र खुसरो था और ये इनका पुत्र खुर्रम शाहजहां। जहांगीर ने राज्याभिषेक के समय 12 घोषणाएं की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि राज्याभिषेक के समय जहांगीर ने कितनी घोषणाएं की थी। इसने क्या है, यमुना के दोनों तरफ यहां से वहां एक न्याय की जंजीर लगाई हुई थी। जो भी बजाता था उसको न्याय मिलता था। ये भी व्यक्ति न्याय के लिए बहुत फेमस था, सोने की जंजीर थी। 1606 में खुसरो का विद्रोह हुआ। खुसरो को मामा मानसिंह तथा ससुर मिर्जा अजीज कोका का सहयोग प्राप्त था। गुरु अर्जुन देव ने भी खुसरो को आशीर्वाद दिया था कि जाइए आप शासक बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गुरु अर्जुन देव क्या करेंगे, खुसरो को आशीर्वाद दे देंगे कि जाइए आप शासक बनेंगे। और शासक तो जहांगीर था। जहांगीर को खराब लग जाएगा और वो क्या करेगा, इनकी हत्या करवा देगा। सिख के 5वें गुरु थे। क्योंकि सिख धर्म में गुरु ही मेन प्रमुख होते हैं, तो सिखों की अब इनके खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाएगी। आगे चल के बहुत सारे सिख जो धर्म गुरु हैं उनकी, जैसे गुरु तेग बहादुर रहेंगे तो औरंगजेब इनकी हत्या कराएंगे, तो आगे चल के इनका युद्ध चलता रहेगा। तो सिख मुगल संघर्ष यहाँ से प्रारंभ। फिर भैरावल का युद्ध होता है। इसमें खुसरो पराजित हुआ और उसकी आंखें फोड़ देंगे। सोचो, अपने पुत्र की आंखें फोड़ देंगे, मार देंगे। सिर्फ ये राजपाट, बच्चे बड़े होते नहीं थे, 10 साल के होते थे और फिर ये मारकाट मच जाती थी, या तो उनकी आपस में या बाप के साथ। 1621 में शाहजहां ने बुरहानपुर में खुसरो की हत्या कर दी। क्योंकि शासक तो इसको बनना है आगे चल के, तो ये शायद क्या करेगा, बुरहानपुर में खुसरो की हत्या कर देगा। ये अब थोड़ा अंग्रेजों से भी इनकी हिस्ट्री मिल रही। जहांगीर का काल है चूंकि, कि जहांगीर के काल में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आएगा। हेक्टर नामक जहाज से आएगा। 1609 में आगरा में जहांगीर से मिलेगा, बोलेगा हमें कुछ रियायतें दो, फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, व्यापार करने के लिए जो शुल्क वगैरह सीमा शुल्क है उसमें कुछ रियायतें दो। क्योंकि इसको फारसी भाषा का ज्ञान था तो उसमें बातें कर रहा था अपने। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया। तो देखो, मनसब एक छोटा सा दे दिया कि चलिए आप हमारे दरबार में आए हैं, रह रहे हैं, खाना पीना तो सब फ्री था ही, प्लस नौकरी कर लो, कुछ पैसा भी मिलेगा। यह 3 साल तक आगरा में रुका, मनाता रहा, लेकिन क्या हुआ, इसको व्यापारिक रियायतें नहीं मिली। तो पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन आया। तो एक तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए उस टाइम जहांगीर शासक था, ये बात समझ लो। दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है सर थॉमस रो। ये भारत आएगा 1616 में, अजमेर में जहांगीर से मिलेगा। इसको रियायतें मिल जाएंगी, व्यापारिक रियायतें मिल जाएंगी, इसीलिए फिर सूरत में फैक्ट्री इनकी डलती है। ठीक है, सूरत में फैक्ट्री डालेंगे। आगे 1615 में खुर्रम ने मेवाड़ के साथ संधि कर ली। मेवाड़ क्या है, मेवाड़ है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की जगह है। महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी के युद्ध अकबर से हो चुके हैं। 1579 में, 79 89 नहीं 1597 के आसपास, देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, उन्होंने, महाराणा प्रताप ने, जब हल्दी घाटी के युद्ध में उनका साम्राज्य चला गया था, साम्राज्य जाने के बाद क्या हुआ था कि उन्होंने फिर से लड़ाइयां लड़ी
अपना साम्राज्य मतलब राजपाट छोड़ के चारे की रोटियां तक खाई, लेकिन अपने उसके साथ समझौता नहीं किया। फिर से सेना इकट्ठी की, इनके एक भामाशाह मंत्री थे, उसने पूरा अपना धन संपत्ति दे दी थी महाराणा को दान में। ठीक, तो महाराणा ने फिर से सेना संगठित की, वो मैक्सिमम जो पोर्शन था राज्य का वो दोबारा उन्होंने जीत लिया था महाराणा। इसके बाद जब इनकी अकबर की मृत्यु होगी, महाराणा प्रताप की मृत्यु होगी, तो फिर इनकी संधि हो गई। तो खुर्रम ने क्या, मेवाड़ के साथ संधि कर ली, इनके पुत्र के साथ। खुर्रम ने अहमदनगर के साथ भी संधि कर ली, महाराष्ट्र में है, ठीक है। जहांगीर ने खुर्रम को शाह ए जहां की उपाधि दी, शाह ए जहां, क्योंकि खुर्रम इतने सारे काम कर रहा है, प्लस तुमने अपने खुसरो को तो क्या कर दिया, अंधा बना दिया यहाँ पे। हाँ, खुसरो की बाद में हत्या भी होगी, शाहजहां ने बुरहानपुर में खुसरो की हत्या कर ली। तो इसके बाद एक ही पुत्र बचा है, तो क्या कर रहे हैं, इसको उपाधि भी दे रहे हो, ये काम भी कर रहे हैं। अब नूरजहां का एक ग्रुप था, जुंटा जिसको बोलते हैं, वो इसने अपनी फैमिली के साथ मिला के, क्योंकि जहांगीर क्या था ना, बहुत ज्यादा सम्मोहित था नूरजहां से, इसको दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी ये। तो इसकी इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता था जहांगीर के साथ। तो नूरजहां के पति थे अली कुली बेग, इसका नाम मेन नाम क्या था, मेहरुन्निसा। इसका पति था अली कुली बेग, शादी ऑलरेडी हो रखी थी लेकिन जहांगीर को पसंद आ गई थी। तो जहांगीर ने क्या किया, अली कुली बेग को पहले तो शेर अफगान की उपाधि देगा, बाद में इनको मरवा। मेहरुन्निसा को नूरे जहां की उपाधि दी, उससे शादी कर लेगा। नूरजहां के जुंटा के अन्य सदस्य कौन कौन थे, इसका पिता था ग्यास बेग, जिसको एतमाउद्दौला नाम था, उपाधि थी। इसका मकबरा बना है आगरा के पास में ही बना है, इसका एतमाउद्दौला का मकबरा, इसको देखना। ताजमहल जिन लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल ताजमहल जैसा ही है, वैसे ही हर चीज जड़ावत हुई। ताजमहल की पहले सबसे खूबसूरत बिल्डिंग यही थी, तो नूरजहां ने बनवाया। माता इसकी असमत बेगम थी, इसने इत्र का, जो कन्नौज में इत्र है ना, उसका आविष्कार इसकी जहां नूरजहां की माता ने किया। इसका भाई आसफ खान और शाहजहां, ये सब क्या थे, इसके जुंटा के सदस्य थे। जुंटा मतलब एक प्रकार का ग्रुप था, यही ग्रुप राज्य की सारी पॉलिसी डिसाइड करता था। इस समय सभी शक्तियां नूरजहां के पास थी। नूरजहां शाही फरमानों पर हस्ताक्षर करती थी और झरोखा दर्शन भी देती थी। नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार से करवा दिया। इसके बाद नूरजहां जुंटा में आपसी फूट पड़ गई, और आसफ खां और नूरजहां जो इसका भाई था, इनमें आपसी फूट पड़ गई। तो ये तो एक हल्की सी अंदरूनी जानकारी है। आगे आते हैं मेन काम की, कि शाहजहां विद्रोह करेगा दक्कन में, महाबत खां एवं परवेज ने इसका दमन किया। ठीक है, शाहजहां की विद्रोह का दमन कर देगा कौन, महाबत खां एवं परवेज, जहांगीर का जो बेटा होता है। फिर महाबत खां का विद्रोह, क्योंकि महाबत खां किसका, परवेज का समर्थक था, तो महाबत खां ने जहांगीर को बंदी बना लिया। जहांगीर को बंदी बना लेगा, फिर इसको छुड़ाने के लिए नूरजहां जाएंगी। तो आसफ खां ने नूरजहां, आसफ खां और नूरजहां ये दो लोग जाएंगे छुड़ाने। आसफ खां और नूरजहां ने महाबत खां पर आक्रमण किया, एवं दोनों पराजित हो जाएंगे। जब दोनों पराजित हो जाएंगे तो महाबत खां इन दोनों को बंदी बना लेंगे। जब दोनों को एक साथ रख देंगे तो ये दोनों चाल चल के वहां से भाग जाएंगे, नूरजहां जहांगीर को लेके भाग जाएगी। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी। कुछ जहांगीर के इंपॉर्टेंट काम है। जहांगीर ने बंगाल में बच्चों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, ये दो काम है। यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे दो बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारे जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका दो तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये हैं, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी।
ठीक है। वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है। वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है। टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है। फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है। यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है। यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है। ठीक है। बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।